तो उत्तर प्रदेश में आज का दिन चुनावी सरगर्मियों का रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तरह से इसकी तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव सड़क पर आ गए। यानी राजनीतिक मायने ये कि वाकई सड़क पर वो निकल पड़े हैं अपनी साइकिल लेकर। और अखिलेश यादव जब आज साइकिल लेकर साइकिल रैली के लिए निकले तो फिर अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी नेताओं ने अपनी अपनी साइकिल संभाल ली। और ये 3 तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की। और दूसरी तरफ राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। लखनऊ में साइकिल रैली से पहले अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जनता में योगी सरकार से बहुत नाराजगी है, बीजेपी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मनीफेस्टो होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है और जो काम अखिलेश सरकार ने किया वो उसी का फीता काट रहे हैं, क्योंकि अखिलेश काफी उत्साहित हैं पंचायत चुनाव के नतीजे से। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो 400 सीटें जीत ले। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आज बात की है, उसी तर्ज पर जैसा गुजरात में इन योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात की थी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पर पहले सुनाते हैं आपको अखिलेश का क्या दावा है। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की खूब तारीफ की है आज और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में अब भय का माहौल है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं उदयवीर सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आलोक वत्स नेता बीजेपी और हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। उदयवीर सिंह, आपने सुना प्रधानमंत्री को, वो कह रहे हैं कि यहां पर भाई भतीजेवाद की लत लग गई थी और अब कानून व्यवस्था में इतना सुधार आया है कि गुंडे बदमाश जो है वो डरने लगे हैं। अब कई लोग अंदर बंद हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन तमाम लोगों की बात होती रहती है। तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है जितनी पहले नहीं थी। इधर आपकी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि आप लोगों ने जो काम किया उसका फीता कटा है, पर आप क्या जवाब देंगे इसका? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, लेकिन आपने तो देखा है कि यहाँ के कप्तान फोन करके उच्च अधिकारियों को बताते हैं कि विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी भाजपा के बम और गोली लेके आए हैं और मुझे मार रहे हैं। कल ही जिसने रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाया, जिसके खिलाफ भाजपा तमाम भाषण देती रही, उनको राम नामी दुपट्टा पहनाकर कमल का फूल देके तुरंत भाजपा का सदस्यता दे दी गई और रीता बहुगुणा जोशी बिलबिलाती रही बेचारी। इससे पहले भी आपने देखा कानपुर में सब पदाधिकारियों को, आप जो गैंगस्टर हैं उनको पदाधिकारी बना लिया। तो अगर मापदंड ये है कि जो भाजपा में आ जाए वो अपराधी नहीं है और प्रधानमंत्री की तारीफ करने से ये सारे सत्य छुप जाते हैं। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, जहां बड़े बड़े माफिया लड़ रहे थे जिन पर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद था, जैसे जौनपुर, प्रतापगढ़, वहां भाजपा के विधायक सांसदों को भी बंद कर दिया प्रतापगढ़ में। और जौनपुर में एक वांटेड व्यक्ति को
उसके परिजन को चुनाव जिता के लाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पूरी अपराधियों की गोद में चली गई है। जहां तक भाई भतीजेवाद का सवाल है, तो ये बात बार बार आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को यह मलाल है कि उनके भाई भतीजे क्यों नहीं है, परिवार क्यों नहीं है। जिनके परिवार हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे लालजी टंडन हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पद पे स्थापित किए हैं। आपने अपनी बात कही। आलोक वत्स, आपकी टिप्पणी इस पर। रीता बहुगुणा जोशी का मामला हालिया मामला है, किस तरह उन्होंने कहा कि वो कल बिलबिला रही थी, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पार्टी में शामिल किया गया। जो बीजेपी में आ जाए वो बिल्कुल साफ सुथरे छवि का हो जाता है। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरने की बात हो सकती है जब इस तरह के लोग सरकार के पार्टी के अंदर लिए जा रहे हैं? देखिए, innocent should always be judged until they are proved by the court. अभी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, किसी कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। और दूसरी बात जो उदयवीर सिंह जी कह रहे थे, यूपी में तो अपराधियों का ऐसा माहौल समझाया है, सारे जितने गुंडे बदमाश और गैंगस्टर थे वो अपने दिलों में छिप गए हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या जेलों में बंद है। एक माहौल था जिस समय समाजवादी की सरकार थी, साइकिल का झंडा लगाकर खुलेआम रिवॉल्वर का लाइसेंसी और अनलाइसेंसी लेके चौराहों पर गुंडागर्दी होती थी। ऐसा कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और योगी जी ने जो कारनामा किया है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का, ये तो समझिए पूरे इंडिया के राज्यों के लिए एक रोल मॉडल पैदा किया उन्होंने कि किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। योगी जी ने इतना कारनामा किया है, तमाम व्यवस्था इतनी सुधर गई है, फिर तो पार्टी को अब कुछ और करने की जरूरत नहीं रही होगी ज्यादा के। अयोध्या गए लगातार योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री 18-20 घंटे काम करने वाले हैं, योगी जी 18-20 घंटे काम करने वाले हैं। हमारा पहिया काम का थमेगा नहीं, हमें पैसे नहीं बनाने, हमें परिवारवाद। तो इन्होंने अच्छा कहा है कि हमारे राजनाथ सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब हमारे परिवार के। अरे पार्टी का कार्यकर्ता ही अगर मेरा परिवार है तो इससे बड़ा समाजवाद, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या हो सकता है? आपके यहाँ ब्लड रिलेशन को प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, इतने आपके भाई भतीजा है। एक मिनट उदयवीर सिंह आपकी बात का जवाब देना चाह रहे, फिर मैं कमाल के पास जाऊंगी। जी बोलिए आप उदयवीर जी। देखिए इनोसेंट शुड बी प्रूव्ड गिल्टी, तो इस फ्रेम में तो सारे ही अपराधी आते हैं। कोई इनोसेंट अभी गिल्टी नहीं हुआ, गिल्टी प्रूव हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इनको जानकारी नहीं बस साहब को क्या कह रहे हैं। और जो जितेंद्र सिंह बबलू का मामला है, उनपे कोर्ट में आरोप फ्रेम हो चुके हैं। ये बात जो आपको समझा रहे हैं वो अपनी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को समझाएं। जो प्रतापगढ़ में इनके सांसद विधायक धरना दे रहे थे उनको समझाएं, समाजवादी पार्टी को बाद में समझाएं। और इनके भाई भतीजे हैं वो कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी के और दूसरी पार्टियों वाले कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो काम करते नहीं है क्या पार्टी का? ठीक है, तो एक केवल भाषण देना है। हाँ, तो कुछ भी कहिए। ठीक है, एक बात मैं कमाल के पास जाना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, पर बतौर एक पत्रकार कमाल इस जगह को लंबे समय से देख रहे हैं। कमाल, एक बात, एक सेकंड उदयवीर जी और आलोक वत्स, आप 2 मिनट का समय दें। मैं कमाल से बात समझना चाहती हूँ कि अखिलेश ने जो आज किया और जिस तरह से वो साइकिल लेकर सड़कों पर निकले, आगे उन्होंने क्या करेंगे, उन्होंने पहले क्या किया, पर ये उनकी साइकिल रैली जो है कमाल, वो कितना कमाल कर पाएगी? और क्या योगी जी को इससे कुछ चिंता की जरूरत है? क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था अखिलेश पे कि निकलते नहीं है, कहां है, सक्रिय नहीं रहे, बल्कि हाथरस कांड भी हुआ था, तब भी कहा गया कि वो इंग्लैंड में थे, लौटे भी तो वहां गए नहीं, ये तमाम चीजें रही। अब वो सक्रिय दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए फर्क तो पड़ता है। आज जब अखिलेश यादव बाहर निकले तो जितना उत्साह था काडर के अंदर, यूथ के अंदर, उसे देख के ये लगता है कि जब कोई बड़ा नेता सड़क पे संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, किसी राजनीतिक मुद्दे पे, कोई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, जनता की समस्याओं पे बाहर निकलता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। बड़े पैमाने पे यूथ आ जाए थे, शायद काफी लंबे अरसे से
राजनीतिक दलों का सड़क पे निकलना बंद हो गया है। शायद इसकी एक ये भी वजह है कि कोरोना की वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान रहे हैं, लॉकडाउन रहा है और कोरोना के खौफ से भी राजनीतिक गतिविधियां बंद हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब सड़क पे निकलते हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं, तो काडर में जोश आता है, उत्साह आता है। लेकिन चुनाव जो है सिर्फ सड़क पे निकलने से नहीं होता है, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे किसी पार्टी को जीत हासिल होती है। कमाल, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुद्दे कुछ भी हों, घूम फिर के वो जाति और धर्म पर ही बात आती है। क्योंकि अब जैसे समाजवादी पार्टी अभी समाजवाद की बात कर रही है और साइकिल यात्रा, जनेंद्र मिश्र, तमाम लोग याद किए जा रहे हैं। बीएसपी की नजर ब्राह्मण वोटरों पर है, वहां ब्राह्मण सम्मेलन हुआ जिसकी शुरुआत 23 जुलाई को हो गई अयोध्या से। वो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। इधर ओबीसी आरक्षण जो है उसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो बीजेपी ने एक चुनावी माहौल तैयार किया है। राम मंदिर का निर्माण जो है बीजेपी का अहम मुद्दा है। तो ये तमाम चीजें, बाकी पार्टियां जो हैं वो भी क्या क्या तैयारी में लगी हुई हैं? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अब ऐसा है कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो गया। हमने आज पहली बार सुना है कि भूमि पूजन की कोई वर्षगांठ भी मनाई जाती है। अब उसके लिए प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी गए हैं, भूमि पूजन की वर्षगांठ हो रही है। मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ की बात पहली बार हमने सुनी है। तो जाहिर सी बात है कि यह राजनीतिक मामला ही है, चुनाव से जुड़ा हुआ ही है। जो ब्राह्मण सम्मेलन है वो भी बीएसपी को यह लग रहा है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग जो है वो शिकायत करता रहा है, उसको लगता है कि शायद इस सरकार में उतनी सुनवाई नहीं हो रही है या उनकी उपेक्षा हो रही है। तो उनको लगता है कि इस वर्ग को अब चुनाव के वक्त अगर अपनी तरफ कुछ खींच लिया जाए तो शायद हमारा कुछ जो वोट बेस है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो इसको कर रहे हैं। तो अब जैसे आज अखिलेश जी ने जो यात्रा निकाली है, जनेश्वर मिश्रा बहुत पुराने समाजवादी थे, मुलायम सिंह जी के दोस्त थे, बहुत बड़ी हैसियत थी उनकी पार्टी में, लेकिन मायावती ने उनको ब्राह्मण बता करके ट्वीट किया एक तरह से। उनका कहना है कि ये तमाशा कर रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जातियों के सम्मेलन करने पर रोक लगाई हुई है। तो उनका कहना है कि ये उसके जवाब में ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। तो ये चुनाव में ये सारी जातियां, धर्म, ये सब वोट हैं, वोट की तरह काम करते हैं। अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इस बार तो बिल्कुल खुलेआम ब्राह्मण सम्मेलन और तमाम जातीय सम्मेलन जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। बीएसपी खुलकर ब्राह्मणों को अपने साथ लेने की कोशिश में है। उदयवीर सिंह जी, आप लोगों का ये आरोप रहा है लगातार, आज भी मुलायम सिंह यादव ने काफी हमलावर रुख में ये बताया कि कैसे योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पर आप अखिलेश जी इतने दिनों से कहा था, ये सवाल लगातार उठता रहा है, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष एकदम निष्क्रिय है और वॉकओवर दे दिया गया है, और जब कुछ काम योगी सरकार ने नहीं किया तो जनता तो वैसे ही त्रस्त होगी उनसे, तो फिर बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं समाजवादी पार्टी को। नहीं, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि केवल एक फ्रंट है जहां समाजवादी पार्टी को काम करने की जरूरत है। ये एक वर्ग है जो लगातार ये प्रचार करता है कि अखिलेश जी निकलते नहीं। अखिलेश जी को जब कोरोना हुआ तो अपनी फील्ड की यात्रा में ही थे जहां कोरोना हुआ, और उसके बाद वो क्वारंटीन हुई। उससे पहले 2 महीने लगातार प्रदेश के 45 जिलों में बाय रोड दौरा किया और हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी जिले में रुके। मुझे नहीं मालूम कि पूरे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से लेकर किसी पार्टी में कोई नेता है बड़ा जो किसी जिले में जाके नाइट हॉल्ट किया हो। और योगी जी जरूर गोरखपुर जाते हैं, वो अपने घर रुकते हैं, किसी अन्य जिले में अभी तक रुकने का मुझे पता नहीं। लेकिन लगातार ये प्रचार होता रहा, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो हर वक्त आप सड़क पे नहीं रह सकते। कोरोना काल में जब प्रदर्शन करने के लिए निकले तो अखिलेश यादव जी का घर ब्लॉक करके उन पर मुकदमा लिख दिया आपने। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की हुई थी, और बहुत सारे समय के हिसाब से काम होते हैं। अब जैसे लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उनकी मदद की, सब जानते हैं। लेकिन अगर रीता बहुगुणा जोशी वो दिन याद करें जिस दिन वो अपने घर में बैठी थी और आज के युग में उनके घर को पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा था,
आग जल रही थी, कांप रही थी, और उनकी मदद में आज बीजेपी के लोग ना आए और उन्हीं लोगों को शामिल कर लें, वो बोलें, तो अपोजिशन तो ऐसे लोगों की मदद के लिए, उनकी बात में बात मिलाने के लिए जाएगा ही। ये जो विषय है ब्राह्मण सम्मेलन, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे बहुजन समाज पार्टी करे, चाहे कोई करे, जब परसेप्चुअली एक कास्ट बेस्ड डिवीजन दिख रहा है, एक जात के आधार पर लोगों को पक्षपात किया जा रहा है, प्रदेश के जितने भी योगी आदित्यनाथ जी के जात के माफिया हैं उन पर उनका संरक्षण है, चाहे वो प्रतापगढ़ के राजा भैया हो, चाहे जौनपुर के धनंजय सिंह हो, चाहे बनारस के सुशील सिंह हो, जी, चाहे जी। आलोक जी, आप इस पर आलोक जी आप जवाब जरूर देना चाहेंगे। आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, बात खत्म होने दी। हाँ, आपने ये बात कही ना कि योगी आदित्यनाथ अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और एक जाति के लोगों पर वो बहुत आक्रामक हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए। जब चाहे जितेंद्र सिंह बबलू हो, इन लोगों को तो आप पार्टी में ले रहे हैं और दूसरे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और वो समाज जो आपका वोटर रहा है वो बोल रहा है, तो अगर अपोजिशन उसकी बात सुनता है तो इसमें अपोजिशन ने पाप कर दिया। सवाल ये है कि अगर अपराधियों से बैर है आपको, तो सब जात से बैर होना चाहिए, सब धर्म से बैर होना चाहिए। आलोक जी जवाब दीजिए, अपराधियों को भी क्या जाति देखकर? नहीं, 1 मिनट समय कम है, आलोक जी को जवाब देने दीजिए। उदयवीर जी, आपने अपनी बात कही है, आलोक जी बताइए आप। आरोप है ये कि जाति के आधार पर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है या सजा दी जा रही है? योगी जी ने खुद अपने मुकदमे भी वापस लिए। उदयवीर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दूसरे को बात करने दीजिए। जी, ओके। आजादी के बाद से लगभग जी उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में जितने कार्रवाई हुई है माफियाओं पर, जितने जमीन को फ्री कराया गया है, करीब 200 एकड़ प्राइम जमीन को, और जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है और उनको जेलों में ठूसा गया है, ये आज तक आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि जितना आदित्य योगीनाथ जी एक दिन में खबर करते हैं, अखिलेश यादव जी शायद पूरे महीने में इतना खबर नहीं करते होंगे जनता के बीच। और दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन रॉबरी, डकैती एंड मर्डर एंड ऑल्सो एट्रोसिटीज एंड वुमेन। जी, इन बातों से घबराकर, और जितना हमने कोविड में 1 करोड़ से ऊपर हमने लोगों को टेस्ट करा लिया, जी हाँ, करीब अभी तक 5.5 करोड़ से ऊपर लोगों को टीका लग चुका है। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है। आखिरी सवाल, कमाल, आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों अपने अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, बतौर एक पत्रकार आपने लंबे समय से स्थिति को देखा है। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, पीएम ने जिसकी बहुत तारीफ की कि कैसे अपराधियों में भय है। आप ही ने कुछ दिन पहले स्टोरी भेजी थी कि एक डॉक्टर का हाथ काट दिया गया जब वो मरीज देख रहा था। वाकई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में क्या फर्क दिखता है आपको, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दोनों पार्टियों से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो सामने नजर आता है वो इसी तरह के हालात नजर आते हैं, और हमें तो नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर कोई बहुत अच्छा हो गया है। अभी सीतापुर में 2 दिन पहले एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस के तलवार से उसका हाथ काट दिया गया। कानपुर में तो कुछ पार्टी के लोगों ने ही जाकर के एक क्रिमिनल को छुड़ा के लेके फरार कर दिया था, उसके बाद वो वहां पे पार्टी से निकाले गए थे। तो बहुत जगह, वैसे स्टेट भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पे अपराध के वारदात यहां होते रहते हैं, लेकिन बहुत विजिबल, बहुत फर्क ऐसा नजर नहीं आता है कि लगे कि अपराध बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। हाँ, कुछ बड़े माफियाओं के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई हुई है। ये नजर आता है कि उनके खिलाफ जो कुछ टॉप माफिया थे, उनके खिलाफ उनके एक वर्ग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सारे टॉप माफियाज को भी नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल, और बाकी दोनों मेहमान। अभी हमारे पास वक्त जो है वो इतना ही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं, और देखना यह है कि आज जो अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा निकली है उसका कितना फर्क पड़ता है। योगी आदित्यनाथ को क्या चिंता होनी चाहिए इसकी या नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और ब्रेक के बाद आज यहां यूथ कांग्रेस ने किया संसद का घेराव, और यहां राजधानी में आज इंडियन यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करने के लिए उतरी। मुद्दे थे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून और जासूसी मामला यानी कि पेगासस का मामला, और इसके विरोध में संसद मार्च का आयोजन किया गया। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बैरिकेड फांदकर
प्रदर्शन तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान वहां काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। संसद घेराव का कॉल दिया था और देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह वो किस तरह से बैरिकेड कूदकर जो है वो पुलिस की तरफ आ गए हैं। आप जो है दिग्विजय सिंह जी, और इनको पुलिस जो है वो ले जा रही है क्योंकि इन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा और इस तरफ आए हैं। इनको दे दो बस, इनको दे दो। एक सेकेंड, जा रहे हैं आप उधर। तो पुलिस जो है उनको हिरासत में लेकर निकल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं। पुलिस ने हिदायत दी हुई है कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। तैयारी पूरी है। वाटर कैनन की भी यहाँ पे व्यवस्था है कि अगर प्रदर्शनकारी ज़्यादा उन्होंने ताकत लगाई तो वाटर कैनन के जरिए उनको रोका जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर, पेगासस जासूसी के मुद्दे पर, दिल्ली में बच्ची का जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है, उस तरह इन सब मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है और भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ रायसीना रोड पर किया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पे यूथ कांग्रेस का ऑफिस है जहाँ से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो मार्च कर आए हैं यहाँ तक और यहाँ उनको रोक दिया गया है। पुलिस ने पहले इसकी इत्तला दे दी थी। कैमरा पर्सन सुधीश के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है संसद घेराव का। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी के बौछारें भी जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छोड़ी गई हैं। यहाँ पर जो बैरिकेड फांद करके जा रहा है दिल्ली पुलिस उसे हिरासत में ले रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश की जो जबरदस्त प्रेजेंस है वो यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले यहाँ राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी के जाने के बाद इन लोगों ने संसद घेराव का जो उनका प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाया। ये ठीक रायसीना रोड है और रायसीना रोड के आगे ही जो है संसद मार्ग है जहां पर ये देखिए इनको धक्का दिया जा रहा है। जो तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, दिल्ली पुलिस उनको पीछा कर रही है और कुछ कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हुए हैं, बाकी बैरिकेड फांद कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है इस वक्त पेगासस जो जासूसी है, फोन की जासूसी है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर के ये संसद घेराव का जो पूरा कार्यक्रम है, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उनको भी पुलिस ने जब वो बैरिकेड फांदे गए तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। उन्हें आगे जाके जरूर छोड़ दिया जाएगा। तो कोशिश जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको करते नजर आएंगे कि किसी तरीके से बैरिकेड को फांद करके संसद भवन तक मार्च करें। यहाँ से आगे ही संसद भवन है, संसद मार्ग है, जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय संसद है। और आप देखेंगे तमाम जो है हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कोशिश यही है कि संसद का घेराव किया जाए। लगातार कांग्रेस की इस बात पर आलोचना होती रही है कि कांग्रेस के लोग महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसको लेकर सड़कों पर नहीं दिखते हैं। तो शायद वही कोशिश है, वो परसेप्शन चेंज करने की कांग्रेस की तरफ से कि नहीं, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो पानी के बौछारें झेल रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं और संसद घेराव की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने भी साफ कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, बल्कि कुछ कारोबारियों को अपना समर्थन दे रही है, उनका संरक्षण कर रही है, जिससे कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो फिलहाल यहाँ पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और कोशिश यही है कि बैरिकेड जो है फांद करके ये लोग संसद भवन की तरफ मार्च करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर रखी है। जो भी बैरिकेड फांद रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है और जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उनको भी हिरासत में लिया गया है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी भी। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन युवाओं ने बोलना शुरू किया, मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी।
पार्लियामेंट में किसी ने मुझे कहा कि ये जो पेगासस का मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। और 5 की बात में एक ब्रेक के बाद क्यों हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के घर के बाहर फैंस ने हंगामा किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त तो मांगा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक पत्र भेजा है, लेकिन समय मिलेगा तब ना। कास्ट सेंसस को लेकर पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से हमारे कल पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी है। और बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी सेमीफाइनल में एक बेहद कड़े मुकाबले के बाद भारतीय टीम अर्जेंटीना से 2-1 से हारी। भारतीय टीम ने फिर भी एक ऐतिहासिक खेल खेला कि वो सेमीफाइनल तक पहुंची और अभी एक और सेमीफाइनल ब्रिटेन के साथ बाकी है। लेकिन इधर जब टीम हारी तो देखिए कि क्या हंगामा किया भारत में लोगों ने। इस हार के साथ ही कुछ लोग टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के पास पहुंच गए। उनका घर ऋषिकेश के इलाके, हरिद्वार के इलाके में है, वहां पर पहुंचे और हंगामा खड़ा किया। उनके घर के पास ही आतिशबाजी की, पटाखे चलाए और वंदना के घर वालों को जाति सूचक गालियां दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और वंदना के भाई चंद्रशेखर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गांव की रहने वाली हैं। दो लोग उनमें भी फरार हैं जो कि पटाखे फोड़ रहे थे, उसमें खुशी मना रहे थे, जैसे मना रहे थे। पर ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें जो इस बात के लिए देशद्रोही कहा जाए या क्या नाम दुश्मनी कहा जाए या क्या भी कहा जाए, पर जो है मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अभी भी प्लीज कोई भी जाति पर लेके राजनीति ना करें। आस पड़ोस के लोग थे जिन्हें जो देशद्रोही बोल सकते हैं, कुछ आस पड़ोस के बाहर के रहने वाले आस पड़ोसी बोलते हैं, बाहर से काफ़ी टाइम से आकर रह रहे हैं। और जो ये लोग जो मतलब एक इंडिया टीम के हारने पे जो है अपना एक जैसा जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, टी शर्ट निकाल के डांस कर रहे हैं। भारतीय विमेन हॉकी टीम जो है ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है वंदना कटारिया का भाई द्वारा एक लिखित तहरीर हमें सिरपुर थाने में दी गई कि इनका पड़ोसी का लोग द्वारा जो है आतिशबाजी चलाई गई है और शादी जो सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है करके, उस आधार पर हमने सेक्शन 504 आईपीसी और सेक्शन 3 SC एक्ट में मुकदमा कायम करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभी रिमांड के लिए भेज रहे हैं और आगे की कार्रवाई विवेचना में जारी है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हॉकी में हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ भारत ने 41 साल बाद इतिहास बनाया है। टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से मात दी और मेडल अपने नाम किया। शुरुआत में पिछड़ी टीम इंडिया ने दूसरे क्वार्टर में धमाकेदार वापसी की है और तीसरे क्वार्टर में जर्मनी पर बढ़त बनाते ही भारत ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए, रुपिंदर सिंह पाल ने 1 गोल, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किए हैं। और जीत के बाद टीम के कोच ग्राहम रीड और हॉकी खिलाड़ियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हमारे सहयोगी विमल मोहन ने हरमनप्रीत से सवाल पूछे। हरमनप्रीत, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कारनामा किया जूनियर में और यहाँ पे भी आपने कारनामा किया, पूरे टीम का परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यंग प्लेयर्स भी थे जो जूनियर टीम में थे जो वर्ल्ड कप के टाइम पे, एंड आई थिंक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था एंड सभी बहुत अच्छा खेले, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही है सारी टीम की। थैंक यू।
Graham Reed, coach, may I just ask this question once again? I mean, how do you rate the complete team as such? The performance of the complete team. Look, if you're talking about today's match, then I think it was a fantastic performance. Apart from the first 7 or 8 minutes, we were a little bit asleep, I think, and of course against a team like Germany, you pay the price, and you could tell from the very first whistle that they were very pumped today, as in the Germans were. And so we paid the price early, but after that, the next pretty much 3 quarters, we were switched on. You saw some very nice hockey from both teams, but I think we were able to put the ball in the net, which has been lacking at certain stages during the tournament. But I think today was really a great fight back. We got back to 1-1. And then they got back to on top of us and 3-1 down. And I think one of the pleasing performances of the day was to be 3-1 down after having lost the semi-final. Most teams would struggle a little bit with that mentally, and I think it showed you where the group was today when we came back to 2-3 and then back to 3-3 and then. Getting up to 5-3 it was quite a wonderful performance today. Great performance, coach. Harmanpreet, thank you so very much for talking to us. और इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है कानून मंत्री किरण रिजिजू से। मेरे साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। हॉकी टीम 41 साल बाद मेडल जीती, ऐतिहासिक दिन भारतीय स्पोर्ट्स के लिए। हमारे हॉकी टीम ने जो आज मेडल जीती है, ये 41 साल का इंतज़ार को ख़त्म किया है और इतनी बड़ी लंबी वेट, ये 2 जनरेशन के वेट है, उसको आज पूरा किया। मैं मानता हूँ कि हमारे जो एक गोल्डन एरा था हॉकी का, वो लौट आई हैं और पूरे भारतवर्ष में जश्न मना रहे हैं। मैं हॉकी के सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ और साथ साथ बाकी ओलंपिक्स में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं और जो मेडल के लिए लड़ रहे हैं, सबको अभी मेरा तरफ से जो लड़ने वाला है उसको शुभकामनाएं और जीत चुके हैं उसको अभिनंदन। महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, ये ऐतिहासिक है, उसके लिए पूरा देश रुक रहे हैं उसके लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से अरविंद के साथ हिमांशु शेखर, MTV इंडिया। और सुनिए गौतम गंभीर इस पर क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे बात की। कैसे देखते हैं आज हॉकी मिली जीत को? बहुत ऐतिहासिक है और मेरा मानना है कि ये किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बहुत बड़ा मेडल था और आई होप कि इससे बहुत युवा इंस्पायर होंगे। क्या इतिहास रच दिया? आप खुद बोलते हैं कि क्रिकेटर हैं लेकिन हॉकी को जीत को बहुत बड़ी जीत मानता है उसकी फैन, क्योंकि ओलंपिक मेडल किसी भी वर्ल्ड कप मेडल से बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया ओलंपिक खेलती है, हॉकी क्रिकेट सिर्फ 8 ही देश खेलते हैं, तो इसलिए इससे जितना यूथ इंस्पायर होगा मुझे नहीं लगता किसी और मेडल से इंस्पायर होगा। कल महिला हॉकी का मैच है ब्रॉन्ज के लिए, कैसे आप उम्मीद रखते हैं? देखिए मेरी उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक वैसे ही ऑलरेडी बहुत इंस्पायर करा है। कल जो भी रिजल्ट आता है उसके बावजूद आपकी ये ड्रीम की अगर महिला भी हॉकी में मेडल लेके आ सकती है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस देश के लिए। गौतम गंभीर जिनका ये मानना है कि हॉकी की जीत बहुत बड़ी जीत है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। 40 साल के बाद देश में आया ये मेडल बहुत बड़ी जीत है और इसके पर ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वक्त 5 की बात में इतना ही।